नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 1 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। गरीबों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज। दिसंबर 2023 तक ये मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। दरअसल कैबिनेट में वन रैंक वन पेंशन का भी रिवीजन हुआ है। मोदी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, हमारा संपर्क अभी टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज है वो यूं ही मिलता रहेगा। दिसंबर 2023 तक 5 किलो अनाज दिया जाएगा गरीबों को। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? गरीबों को अनाज जो है वो दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं जनता को एक बड़ी राहत दी है और 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक जो फ्री राशन है वो मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को दिया जाने वाला अनाज अब 1 साल तक मुफ्त दिया जाएगा और निश्चित रूप से करीब 80 करोड़ लोग इससे प्रभावी हैं, यानी कि 80 करोड़ लोगों के आसपास लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके लिए इससे केंद्र सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि राशन के लिए गरीबों को 1 रुपया भी नहीं देना होगा और इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो के दर से देती है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब ये पूरी तरीके से मुफ्त मिलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नए साल के तोहफे के रूप में जनता इसे देख रही है। इसे माना जा रहा है कि सरकार ने एक काफी अहम फैसला लिया है। चूंकि 2020 में ये इस योजना की शुरुआत हुई थी जब कोविड का संकट आया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2020 में कोविड संकट के दौरान लागू किया गया था और इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को प्रति महीने अगर हम बात करें तो 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। इसी योजना को कहीं ना कहीं फिर से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोरोना के केसेस भी एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर विदेशों की अगर बात करें तो कोरोना की हालत बहुत ज्यादा खराब है विदेशों में। तो ऐसे में अपने देश में भी काफी सतर्कता भी बढ़ती जा रही है और साथ ही अगर आने वाले दिनों में स्थिति हमारे देश के अंदर भी खराब होती है तो उससे पहले ही गरीबों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसका ध्यान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार रख रही है। जी बिल्कुल, अगर बात करें देखिए खाद्य सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर केंद्र सरकार आश्वस्त है और केंद्र सरकार का मानना है कि किसी भी तरीके से अनाज की कमी केंद्र सरकार के पास नहीं है और यही कारण है कि केंद्र सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है किसी भी तरीके से देशवासियों को किसी भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में जो कोरोना का नया वेरिएंट है BA.5.2.1.7 जिसे BA.7 भी कहा जा रहा है, ये काफी प्रभावी दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है। चाहे ब्राजील की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें। ऐसे में भारत भी लगातार बैठकें कर रहा है और इसे किस तरीके से इसका प्रसार होने से रोका जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनौती तब हो जाती है जब लॉकडाउन की स्थिति आती है और इसका सीधा जो असर है वो मध्यम वर्ग और जो गरीब तबके का व्यक्ति है उस पर इसका असर लॉकडाउन का पड़ता है या किसी भी तरीके से कोई पाबंदी लगती है देश में तो उसका असर पड़ता है। तो इसको देखते हुए जो बेसिक चीजें होती हैं खाने पीने की, उसमें कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को दिक्कत ना हो और परेशानी ना, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि कई लोगों की नौकरी भी चली गई थी तो खाने पीने परिवार का भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो गया था। जैसे में केंद्र सरकार ने इसे लाकर एक बड़ी राहत दी थी और इसको कहीं ना कहीं 1 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास कार्य अभी किया जा रहा है, कितना विकास उत्तर प्रदेश में हो चुका है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री तक उपलब्ध कराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा जो आने वाला समय है उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कितना निवेश आने जा रहा है उसको लेकर भी तमाम जो विस्तृत जानकारी है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। तो आज दिल्ली दौरे पर है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ ही देर में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रही है। 11:30 बजे से मुलाकात चल रही है। करीब 1 घंटे का वक्त हो गया जब ये मुलाकात चल रही है और 3-4 अहम मसले हैं जिस पर लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हो सकती है। जिसमें अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अगले साल उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, इसमें तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वो विदेश दौरे पर गए थे और वो वापस लौट कर आए हैं। ऐसे में कितना विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में इस बार आने वाला है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री को न्योता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं, इसको लेकर भी यहाँ प्रधानमंत्री से चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं और एक रिपोर्ट दे सकते हैं कि अभी क्या कुछ स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास के कार्यों को किस तरीके से केंद्र सरकार के कार्यों को राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या कुछ जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको कितनी सीटें देने हैं, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा होगी। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात का इसका नाम दिया गया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दो दिग्गज चेहरे, दो बड़े राजनीतिक चेहरे मुलाकात करते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं भी होती हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो कोरोना के केसेस दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछली बार जब कोरोना के केसेस भारत में भी बढ़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जिसने कोरोना मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया। अस्पतालों में बेड्स को बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में उत्तर प्रदेश की तारीफ हुई, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई। और यही कारण है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है कि अगर नया जो वेरिएंट है कोरोना का अगर वो प्रभावी होता है देश पे या उत्तर प्रदेश पर तो उसको किस तरीके से उससे लड़ने के लिए पहले से ही जो व्यवस्थाएं, चाहे अस्पताल की बेड्स की बात करें या स्वास्थ्य कर्मचारियों की अगर संख्या कम है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके अलावा वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए, इन सब तमाम विषयों को लेकर आज प्रधानमंत्री से चर्चा होगी और निश्चित रूप से करीब 1 घंटे से ये मुलाकात हो रही है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए देश दिन भर में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर सरकार इस वक्त अलर्ट है। कोरोना पर केंद्र की एडवाइजरी भी जारी की गई है। आज से एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट शुरू हुआ है। थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा यात्रियों को। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कराने के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से इस वक्त दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जहां कोरोना वायरस को लेकर सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है और गाइडलाइंस इस वक्त जारी किए गए हैं। साथ ही कोरोना पर एडवाइजरी पूरी जारी कर दी गई है इस वक्त सरकार की तरफ से, जिसमें आज से एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट आज से शुरू हो चुका है और इसके साथ ही जो यात्री वहां पर हैं उनको थर्मल स्क्रीनिंग से भी गुजरना होगा।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में जनरल स्टोर की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। सुबह करीब 6 बजे फायर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली। मौके पर 11 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है और फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया और ना ही किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने आई है। वहीं बता दें कि फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि 5:50 पर विकासपुरी के डीडीए मार्केट स्थित अग्रवाल जनरल स्टोर की बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी। जनकपुरी, हरिनगर और आसपास के फायर स्टेशन से आग बुझाने वाली गाड़ियां तुरंत भेजी गईं। आग पर काबू में फायर ब्रिगेड की 55 कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची है। राजस्थान के अलवर गौरी देवी महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 440 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण किया गया। इस मौके पर अलवर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश और माता सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित करके की गई। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने अपने हाथों से चयनित छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपी। तो वहीं मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के क्रम में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरित की जा रही है, जिससे उनका आने जाने में समय बचेगा और अधिक से अधिक पढ़ाई पर फोकस रहेगा। वहीं जोधपुर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जवाहर कला केंद्र परिसर स्थित शिल्पग्राम में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हस्तनिर्मित आकर्षक उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन का ये मेला 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक चलेगा, जिसमें जयपुर राइट अपनी मनपसंद के उत्पादों की खरीद कर सकेंगे। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के द्वारा तैयार उत्पाद बेहतरीन कारीगरी और हुनर का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की मुहिम में जयपुर राइटर्स भी इनके उत्पादों को खरीद कर योगदान दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि मेला परिसर में आगंतुकों के स्वादानुसार समोसा, तंदूरी चाय, भेल पूरी चाय, कॉफी, आइसक्रीम और अनेक लजीज आइटम भी उपलब्ध हैं। पंजाब के अमृतसर के वसंत नगर के रिंकू पहलवान को 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर, उन्हें देर रात पुलिस और गैंगस्टर के बीच फायरिंग हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक गैंगस्टर घायल हो गया। पुलिस के पकड़ने के बाद में सिविल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। जवाबी फायरिंग के बीच एक मुलाजिम घायल हो गया, जबकि दूसरा गैंगस्टर फरार होने में कामयाब रहा। घायल गैंगस्टर से पुलिस के अधिकारी अस्पताल में ही जानकारी जुटाने में लगे हैं। वहीं फरीदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने फटकार लगाई है। बता दें कि ये घटना फरीदाबाद के सिरोही में वहां पर हुई, जहां से आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत थी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, उस पार्टी की क्या स्थिति होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है जिसमें महिलाओं को तंदूर में काट कर पकाया जाता है। इस कांग्रेस पार्टी में सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, उस पार्टी की स्थिति क्या होगी आप जानते हो। और इस पार्टी का तो इतिहास रहा है, महिलाओं को तंदूर में काट कर पकाया जाता है। तो इसमें महिलाओं का सम्मान की हम उम्मीद नहीं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता है।
भारत जोड़ो यात्रा में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को फटकार भी लगाते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें कि महिला के साथ छेड़छाड़ दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहना है कृष्णपाल गुर्जर का। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए कांग्रेसियों में पोस्टर वार पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कांग्रेस पार्टी में गुटों में गुट बटे हुए हैं। राहुल को अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। देश तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, देश का खजाना भी सुरक्षित है और देश का सम्मान भी सुरक्षित है। बता दें कि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को पहले अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। कन्याकुमारी भारत एक है, अगर एक नहीं है तो आज कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप ना लगाऊं। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। बेहतर होता राहुल जी कांग्रेस को एक करने के लिए देश का भ्रमण करते, देश की यात्रा करते, अपने कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करते, उनके लिए समय निकालते तो ज़्यादा अच्छा था। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब रांची की, जहां पर आज ईडी अनूप सिंह से पूछताछ करेगी। बेरमो विधायक हैं अनूप सिंह, जहां कैश कांड में फंसे विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था और एफआईआर दर्ज कराई थी इस पूरे मामले पे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेरमो विधायक हैं अनूप सिंह। कैश कांड में फंसे विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और अब इस पूरे मामले में पूछताछ ईडी की तरफ से की जाएगी। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज ईडी अनूप सिंह से पूछताछ करेगी। बेरमो विधायक हैं अनूप सिंह। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की। मौके पर दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। आज रांची की ये तस्वीर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रामगढ़ में भारत सरकार के निर्देशानुसार देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मतिथि के अवसर पर 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह के तहत उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान माधवी मिश्रा ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मियों को सुशासन दिवस की पहले से ही शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने सुशासन सप्ताह के तहत सभी अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टलों और अन्य माध्यमों से प्राप्त आम जनों की शिकायतों को विशेष ध्यान देते हुए तीव्र गति से और नियमित रूप से निष्पादित करने का निर्देश दिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।